हेलो और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक है और हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है। ये सीरीज़ में हम लोग लिटरेचर के ऊपर सेशंस कर रहे हैं। इन्हीं लिटरेचर के सेशंस को आज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं वर्नाक्युलर लिटरेचर। जी हाँ दोस्तों, कि भारत के अंदर जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे कि अगर आप देखोगे तमिल लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज है, उड़िया लैंग्वेज है, उसके रिलेटेड हमको एंशिएंट इंडिया के अंदर किन-किन प्रकार के लिटरेरी ट्रेडिशंस मिलते हैं। तो एक छोटा-सा शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो होगा। समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा का उद्भव कहाँ से होता है, कौन सी किताबें लिखी गई है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर फ़ोकस करना है और हमें यही देखना है कि अगर मैच द फॉलोइंग के अंदर सवाल आ रहा है, तो वी आर एबल टू आंसर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, है ना? हमारा ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों कि ये जो मुख्य परीक्षा या आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के अंदर मैच द फॉलोइंग के अंदर कहीं से भी सवाल आए, तो हम उसको अच्छी तरह से इफेक्टिवली आंसर कर पाएँ, कोर वे के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट रनिंग प्लेटफॉर्म पे। इसकी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आपको जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर सेशन मिलेगा। इसके ऊपर 1-2 वीडियो और करेंगे जहाँ एक पर्शियन लिटरेचर या मेडिवल लिटरेचर के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। उसमें उर्दू और अरबिक लिटरेचर भी आएगा और भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको लिंक मिल जाएगी। प्रीलिम्स में ज़्यादातर अगर आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेम ऑफ द बुक से क्वेश्चन आते हैं, ऑथर से सवाल आता है, कंटेम्परेरी किंग कौन था उसके ऊपर से सवाल आ चुके हैं। सो इन द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे, तो यू विल रियलाइज़ कि मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक और इसी के लिए मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ आज के हमारे सेशन के अंदर। तो मोस्ट वेलकम है आपको और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और मलयालम लिटरेचर एंशिएंट पीरियड के अंदर निकल के आया और जैसे-जैसे आगे गया, वैसे-वैसे हमें पता चलता है कि अर्ली मिडीवल इंडिया के अंदर भी और भी नए प्रकार का लिटरेचर डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन युग के अंदर। तो पहले समझेंगे तमिल, फिर कन्नड़ा, तेलुगु और मलयालम, बट समझने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ आपको इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म का अनुभव मिलेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी प्रिपरेशन, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सब कुछ एक ही जगह के ऊपर इंक्लूडिंग सीसेट एंड रिवीजन कोर्स। जैसे कि मेरा एक नया रिवीजन कोर्स आ रहा है अगले महीने से 5 तारीख से, जिसको मैं खत्म कर दूँगा मिड मई में। तो आपको प्रीलिम्स के 1 महीने पहले, ऐसे भी बाय द वे प्रीलिम्स अभी थोड़ी डिले भी हुई है 20 डेज़ बिकॉज़ ऑफ द इलेक्शंस और उसके रिलेटेड जो भी तैयारी है। तो आपको मोस्ट वेलकम है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। होली की अभी ऑफर भी चल रही है। आप ये कोड यूज़ करिए पीएन लाइव एंड देन यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। यस दोस्तों, आप ये कोड यूज़ करके पीएन लाइव को यूज़ करके अधिक से अधिक डिस्काउंट पा सकते हैं। 50% डिस्काउंट है, अभी नई बैचेज़ के अंदर आप जॉइन कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर यहाँ 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा और 3 महीने का कोर्स तो करीबन 17,500 रुपीज़ के अंदर ही इंक्लूसिव है। तो जीएस सीसेट दोनों आप कवर कर सकते हो 1 साल के अंदर ही और जीएस सीसेट ऑप्शनल आप देखिए तो 45,386 के अंदर अवेलेबल है। कोड ज़रूर से यूज़ करना पीएन लाइव, बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके अंदर सब कुछ कवरेज आपको मिल जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड सब्जेक्ट्स के साथ आपको कवरेज मिलता रहेगा। तो ये नई बैचेज़ है, 27 मार्च से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी, इंग्लिश सबके लिए बैच है। ये कोड ज़रूर से याद करना पीएन लाइव, दिस विल बी योर गेटवे टू अनअकैडमी। इसके सिवाय हमारी एक एग्ज़ाम है यूसीएसई अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। ये 23 मार्च को होने वाली है, ये फ्री एग्ज़ाम है, ये यूपीएससी लेवल की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही, जहाँ आप अपने आप को गेज कर सकते हो और अच्छा रैंकिंग आने के ऊपर आपको स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स भी मिलता है। पिछली बार कई से टॉपर्स को हमने मोबाइल्स और जो टैबलेट्स और बाकी सारी उनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए वैसी गिफ्ट हमारी तरफ से की है। ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर सकते हो और ऑप्शनल के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। वैसे और भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे ऑप्शनल के कवरेज में मिल जाएँगे। ख़ैर, चलते हैं आगे और आज हम लोग देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे सवाल आ चुके हैं लिटरेचर के ऊपर से कि भावभूति, हस्तिमल, शेमेश्वर कौन हुआ करते थे या योग वशिष्ठा किसके दौर के अंदर पर्शियन में ट्रांसलेट की गई थी। तो इस तरह के सवाल आए हैं। हम लोग देखेंगे कैसे तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट आपको मिल जाता है। अब देखिए सबसे पहले तमिल है, तमिल इज़ कॉल्ड एज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेज़ और इसके लिटरेचर में हम क्या-क्या याद रखेंगे सर, ओके। तो ऑलवेज़ रिमेंबर विथ रेफरेंस टू द तमिल लैंग्वेज की इमर्जेंस और ओरिजिन के बारे में हमें ये पता चलता है कि संगम पीरियड के अंदर से ही तमिल लैंग्वेज का इमर्जेंस हो गया था। संगम पीरियड आपको पता है कि पोस्ट मौर्यन पीरियड था ये। पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंतर्गत ऐसा मानते हैं कि संगम पीरियड के अंतर्गत जो वी विल सी कि जो डेवलपमेंट्स थे किंगडम के होने हुए थे, चोला, चेरास और पंड्यास,
और उनके कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर में ही वी विल सी कि तमिल भाषा के भी उद्भव के एविडेंसेस हैं। इनफैक्ट तमिल को संस्कृत की भी ओल्डेस्ट भाषा बोली जाती है, पर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए कि ज़्यादातर तमिल लिटरेचर संगम लिटरेचर का ही आउटकम है। अब संगम लिटरेचर कैसे बना था? तो 3 संगम हुई थी। कहाँ-कहाँ हुई थी? तो मदुरई के अंदर होती है पहली संगम, दूसरी संगम होती है कपड़ापुरम में और तीसरी मदुरई के अंदर फिर से होगी। ये थेन मदुरई कहते हैं सर, ठीक है? अब कहानी क्या है कि पहली संगम के अंदर अगस्त्य ऋषि के बारे में कहानी आपको मिलेगी। अगस्त्य ऋषि कौन हुआ करते थे? तो ये वो व्यक्ति थे जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में ट्रेडिशंस लेके गए थे। उन्हीं को ही वी विल सी कि के नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं द डॉन ऑफ आर्यनाइजेशन इन साउथ इंडिया। पहली संगम में जो भी लिटरेरी ट्रेडिशंस की जो किताबें थी वो कोई बचती नहीं है, तो वहाँ से हम लोग को सवाल पूछने की शक्यता कम है, हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड संगम जब हुई तो उसमें ही टोल्कापियार करके एक गुरु हुआ करते थे जो अगस्त्य के ही डिसाइपल थे। टोल्कापियर वाज़ अ ऑथर एज़ वेल और उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है टोल्कापियम, यहाँ मैंने हाइलाइट किया हुआ है टोल्कापियम। ये टोल्कापियम इज़ कॉल्ड एज़ द फाइनल और द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ तमिल ग्रामर। ओके, किसके द्वारा लिखी गई थी? टोल्कापियार के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? टोल्कापियार के द्वारा। तो ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको पूछेगा किसके द्वारा लिखी गई थी, क्या कहानी है, ग्रामर की बुक है कि नहीं है सर, ओके। और उसमें वी विल सी कि ये तमिल लैंग्वेज के अंतर्गत ग्रामर की सबसे पहली बुक आई, पॉपुलर हुई और इसी बेसिस के रूप में तमिल लैंग्वेज का इमर्जेंस हुआ एंशिएंट इंडिया में सर, ठीक है। तीसरी मदुराई में होती है, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इस दीर्घ के अंदर भी हमें मदुरई थर्मन करके एक गुरु हुआ करते थे, स्कॉलर हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और यहाँ से ही संगम लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ सर, ओके। पहली कहानी आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए स्टोरी क्या है सर, ओके। ये स्टोरी के अंतर्गत संगम लिटरेचर की थीम भी आपको पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने पिछले 2 साल से संगम लिटरेचर के अंदर प्लेसेस पूछ दिए हैं। यूपीएससी ने संगम लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझने की कोशिश करें तो जगहों पोर्ट्स का नाम पूछ दिया है, तो बहुत सारी टॉपिक्स इसके अंदर से आ सकती है सर, ओके। तो मैं सीधा-सीधा फैक्ट करवा रहा हूँ। संगम लिटरेचर में क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है? तो पहली चीज़ याद रखनी वो है टिनाई सर, ओके। व्हाट इज़ टिनाई? टिनाई इज़ कॉल्ड एज़ द ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लैंड, ओके। तो पूरा का पूरा संगम लिटरेचर में है, उसमें भाषा के अंदर तमिल भाषा की वर्गीकरण की गई है और पूरी तमिल लैंड को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द हिली एरिया, ड्राई एरिया, फॉरेस्ट एरिया, कोस्टल एरिया सर, ओके। और पूरा संगम लिटरेचर की थीम है वो है अहम एंड पुरम सर, है ना? अहम एंड पुरम का मतलब होता है द लव स्टोरीज़ एंड दी वॉर स्टोरीज। वॉर का मतलब है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी चोला चेरा पांड्याओं के उनके बीच के अंतर्गत, ओके। तो पहली कहानी हमको ये पता हो जाना चाहिए कि अहमपुरम क्या है। ऑलरेडी यूपीएससी ने इसके ऊपर पीवाई की पूछ दिया था। पिछले 2 साल से संगम के ऊपर सवाल भी आ रहे हैं, इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा सर, ओके। दूसरी कहानी हमको यहाँ से देखने को मिलती है वो है संत अगथियार की। अब ये कौन थे अगथियार सर? गेटिंग ओपन, ओके। तो अगथियार के लिए ऐसा कहा जाता है कि ही वाज अ सेज जिनके दौर के अंदर विल फाइंड कि तमिल लैंग्वेज जो है वो साउथ के अंदर उभर के आई थी सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो जैसे आपकी टोल्कापियम की बुक जो है उसके भी पहले ऐसा कहते हैं कि एक बुक थी जिसका नाम था अगथियम। ये भी पूछा जा सकता है कि अगथियम किसकी बुक थी सर, ओके। तो अगथियम वाज अ बुक व्हिच वाज ऑन द तमिल ग्रामर, ओके ना। तो 2 किताब आपको देखने को मिलती है। एक तो पहली आपको देखने को मिलती है टोल्कापियम, है ना? टोल्कापियम से भी पहले आपको अगथियार के द्वारा या संत अगस्त्य के द्वारा लिखी गई अगथियम करके बुक देखने को मिलती है और यही वी विल सी की फाउंडेशन बन के आया तमिल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। अब कहानी क्या है? तो संगम लिटरेचर में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, सब की सब आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। पहली कहानी हमको ये भी पता होना चाहिए कि नॉट ऑल द बुक्स दैट वर कंपाइल्ड एट द तमिल लिटरेचर वर्क्स आर सर्वाइविंग एज़ ऑफ नाउ। तो आज की तारीख में क्या सर्वाइव कर रहा है? तो पहली कहानी हमें पता होनी चाहिए वो है टोल्कापियम सर्वाइव कर रही है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक टोल्कापियर के द्वारा लिखी गई, जो ग्रामर की बुक है और उसमें पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसके सिवाय आपको 10 मेजर वर्क या 18 मेजर वर्क्स एंड 18 माइनर वर्क्स के अंदर इनकी डिविजन्स देखने को मिलती हैं। तो आपको एट्टू टोगई और पट्टम पट्टू, है ना, समझे? 18 मेजर वर्क्स का मतलब है कि उसको इलॉबरेट करके लिखा गया है। तो इनका टाइटल याद रखिएगा, एट्टू टोगई और पट्टपट्टू क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ द संगम लिटरेचर ओनली, संगम टेक्स्ट का कंपाइलेशन है। मेजर वर्क्स है मतलब यह है कि उसकी कंपाइलेशन बहुत ही बहुत ही इलॉबरेटली की गई थी सर। तो हमें ये भी पता होना चाहिए इसके सिवाय 18 माइनर्स वर्क्स है। माइनर वर्क का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा साहित्य जो वी विल सी कि लेटर पीरियड में लिखा गया था और तो 18 माइनर वर्क्स और 18 मेजर वर्क्स की पूरी कंपाइलेशन है। तो माइनर वर्क्स जो है उसको कहते हैं पदीनेल किलकनकाकु सर, है ना? तो पदीनेल किलकनकाकु क्या है? तो माइनर वर्क्स की कंपाइलेशन है। इसमें सैकड़ों कविताओं
वो कंपोज किया गया था। करीबन 3000 के आसपास या 2500 आसपास आपको पोएट्स मिलती है। 400 से ज़्यादा पोएट्स का नाम आपको मिल जाता है और इसमें 30 वुमेन पोएट्स की भी इम्पोर्टेंस है। तो आपको नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है कि संगम लिटरेचर में किन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, तो वुमेन पोएट्स भी आपको मिल जाएगी। संगम लिटरेचर में 3 बहुत ही फेमस किताबें हैं। एक है शिलापद्दिकरम, दूसरी मणिमेगलई और तीसरी है शिवागा शिदामनी सर, ओके। ये भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो तमिल लिटरेचर के साथ ही जुड़ी हुई है सर, ओके। तो टोल्कापियम हमेशा याद रखना कि इट वाज एक्चुअली रिटन बाय टोल्कापियर। ही वाज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ अगस्त्य मुनि ओनली। एंड इन्होंने ही अहमपुरम का जो कंसेप्ट था, वर और लव की जो स्टोरी थी, उसको इन्होंने हाईलाइट किया है। पदिनेल केलकिनाकाको मैंने आपको बताने की कोशिश की, इट वाज माइनर वर्क। इसमें बहुत सारी किताबें हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है थिरुकुरार। अब आप पूछोगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है थिरुकुरार की, तो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट कि पिछले 3 साल से जब से इंडिया का बजट 3 या 4 साल से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो निर्मला सीतारामन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो उसको पब्लिश कर रहे हैं, तो शी कीप्स ऑन मेंशनिंग द रोल ऑफ थिरुवल्लावुर, है ना, थिरुवल्लावुर थिरुवल्लावुर। जैसे ही बजट की स्पीच आती है, शी हाइलाइट्स कि थिरुवल्लावुर कौन थे, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। और शी कोट्स इन इन द बजटरी प्रोसीडिंग्स एज वेल, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि थिरुवल्लावुर कौन थे या उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो बुक का नाम है थिरुकुरार। ही ऑल्सो बिलोंग टू द संगम लिटरेचर, बट ये मेनली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो लेटर संगम लिटरेचर का ही पार्ट के अंदर आपको मिलती रहेगी सर, ओके। इसके सिवाय शिलापद्दिकरम है, आपको पता होगा शिलापद्दिकरम की इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें माधवी और कोवलन की लव स्टोरी है। माधवी और कोवलन वो बेसिकली काइंड ऑफ विल सी की सेकंड मैरिज करेंगे, और कोवलन वॉज ऑलरेडी मैरिड टू अ लेडी कॉल्ड एज कानागी। और उसके बाद कन्नगी अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करेगी, ऐसा उसने कहा था। और कोवलन जो है वो माधवी के साथ निकल के मदुरई आ जाता है फ्रॉम पुहार। पुहार यूज्ड टू बी द प्लेस जहाँ पे ये लोग रहते थे, ये व्यापारी हुआ करते थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर कोवलन को सज़ा मिलती है और कोवलन की मृत्यु हो गई। तो कन्नगी अपने पति के मृत्यु का बदला लेती है सर, है ना, समझे। तो इलांगो अडिगाल करके ऑथर थे, उनके द्वारा ये लिखी गई है। ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको पूछा जा सकता है। शिलापतिगरम की ही एक सीक्वल है जिसे हम लोग कहते हैं मनी मेघलई। ये क्यों थी? क्योंकि मनी मेघलई वाज द डॉटर ऑफ माधवी एंड कोवलन। हमने आपको शायद पिछले क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया है, और अगर आपने किताब में भी पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा सर, ठीक है। मनी मेघलई एक डॉटर का नाम है, ये माधवी और कोवलन की बेटी हुआ करती थी, जिनके साथ हमें ये पता चलता है कि सीताराई सत्यनाथ नाम के पोएट ने इसको लिखा था, और ये भी तमिल लैंग्वेज के अंदर ही आपको मिलती है। मनी मेघलई को बहुत सारे यूथ जो था उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे, बट लेटर ऑन देन मनी मेघले विल बी जॉइनिंग द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का मतलब ये है कि वो बुद्धिज्म के ऊपर चली जाती है, और वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाएंगी, बुद्धिस्ट साधु बन जाएगी। तो आपको पूछा जा सकता है कि मनी मेघले की इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से, तो पता होना चाहिए। इसके सिवाय तीसरी किताब है शिवागा शिदामनी। ये भी वी विल सी की एपिक का पार्ट था। दिस आर पार्ट ऑफ द 3 एपिक्स ऑफ द संगम पीरियड। देखिए, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड सर, है ना, समझे। ये मेन स्ट्रीम लिटरेचर का पार्ट नहीं है संगम साहित्य के अंदर। ये गलतफहमी से बाहर निकल जाना कि ये जो तीनों की तीनों किताब है है ना? तो ये लिखा गया था तिरुकद्देवेर के द्वारा, और ख़ासियत ये है कि इसमें जीवक करके या शिवक करके एक व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है, जो जीवन के हर एक एरिया में अचीव करने की कोशिश करता है, बहुत आगे जाने की कोशिश करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल कम टू नो कि वो भी जैनिज़्म की तरफ चले जाएँगे। तो ये 3 किताबें ऐसी रही जहाँ से हमको पता चलता है कि तमिल लिटरेचर का डेवलपमेंट मिलता है। ये तमिल लिटरेचर में संगम पीरियड में और भी किताबें आपको देखने को मिलती है। जैसे एक किताब देखने को मिलती है मदुरई कांजी। मदुरई कांजी द विक्ट्री ओवर मदुरई, जो मनगुडी मरुदम के द्वारा लिखी गई थी। ये जब चोला चेरा और पंड्या के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो मदुरई की विक्ट्री के ऊपर ये बुक लिखी गई है सर, ठीक है। वैसे ही संगम पीरियड में आपको एक ऑथर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है ममुलनार सर, ठीक है ना, समझे। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है पुरनारू सर, ओके। अब मेरे को नहीं लग रहा है कि ये बुक का नाम पूछेगा आपको, पर ऑथर का नाम जरूर से पूछा जा सकता है कि कौन थे सर, ठीक है। तो मामूल अनार करके एक ऑथर हुआ करते थे। इन्होंने मौर्यस और नंदास के बारे में लिखा है। कैसे लिखा है? तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये जो मौर्यन डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया से साउथ की तरफ आ रही है, अशोक के दौरान अगर आपको पता होगा तो देयर वर मेनी मौर्यन इंस्क्रिप्शन दैट वर फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रिसाइसली इन द कर्नाटका रीजन। तो उसको इन्होंने हाईलाइट किया। ब्रह्मगिरी, मस्की और बाकी सारे रीजन्स के अंदर अशोक के इंस्क्रिप्शंस भी आया करते थे, आप सबने पढ़ा भी था सर, ओके। तो मामूल अनार का भी नाम याद रखना, ये पोएट ऑथर के रूप में थे जिन्होंने वी विल सी की हाईलाइट किया था कि कैसे आज के मॉडर्न डे कर्नाटका में ये नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज थी, और इसको संगम पोएट्री में लिखा गया है। अब देखिए कि एक तो था संगम इनिशियल सर, है ना, समझे, जो मेन संगम और उसके लेटर पीरियड में था, राइट।
अब इनिशियली जो संगम में पोएट्री लिखी गई थी वो सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। तमिल में जो आज की तारीख में जो स्क्रिप्ट है, जिसे ग्रंथ स्क्रिप्ट कहते हैं, वतालेटू स्क्रिप्ट के रूप में पहचानते हैं, ये बहुत ही बाद में आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। इनिशियली जो तमिल ब्राह्मी जो थी वो ब्राह्मी लिपि के अंदर तमिल लिखी जाती थी। ब्राह्मी वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ अ यूनिफाइड स्क्रिप्ट विथ लिटिल बिट ऑफ रीजनल वी कैन से वेरिएशंस अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत के अंदर ये जो ब्राह्मी लिपि है उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, और इन सब के बैकग्राउंड के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रंथ या वतलेटू स्क्रिप्ट का भी इम्पोर्टेंस था सर, ओके। तो तमिल लिटरेचर में इनिशियली संगम और संगम के बाद में ये सबसे मेन वर्क्स आपको मिल जाएंगे सर, ओके। तो अगत्यार की कंट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए कि इनका कंट्रीब्यूशन तमिल लैंग्वेज के साथ है, और उनके द्वारा बुक थी अगस्त अगत्थियम सर, ओके। टोल्कापियार के द्वारा लिखी गई टोल्कापियम। इसके साथ साथ 3 संगम की लोकेशंस किसने कराई थी, संगम की सब मीटिंग्स? तो पंड्या डायनेस्टी ने कराई थी। प्लीज रिमेंबर कि विच डायनेस्टी हैड एक्चुअली गिव पैट्रोनेज टू द संगम? तो इट वाज द पंड्या डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि मदुराई में सब कुछ हो रहा था ना, तो मदुराई यूज्ड टू बी द मेन कैपिटल प्लेस जहाँ पे ये संगम हो रही थी, तो हमें ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये तो 3 कहानी आपको क्लियर होगी। अब देखिए तमिल लिटरेचर उसके बाद बहुत चला सर, संगम के बाद गुप्ता पीरियड और उसके बाद वाले पीरियड तक आते आते तमिल लिटरेचर का एक वेरिएशंस निकल के आता है, वो आता है आपको अर्ली भक्ति मूवमेंट के अंदर। किसके अंदर आता है? अर्ली भक्ति मूवमेंट। अब ये क्या है अर्ली भक्ति मूवमेंट? तो ये अलवर और नैनार करके साधु संप्रदाय हुआ करते थे, आपको पता होगा, जो विष्णु और शिव जी को मानते थे। अलवर जो है खास करके अगर आपको पता होगा, तो वी विल कम टू नो कि विष्णु जी को मानते हैं परम ब्रह्म के रूप में। और ये जो पल्लव डायनेस्टी हुआ करती थी 7th सेंचुरी में तमिलनाडु के अंदर, कांची में रूल करती थी, उनके कोर्ट से ये लोग बिलोंग करते थे। और दूसरे हमें देखने को मिलते हैं नैनार्स, जो शिव जी को परम ब्रह्म के रूप में मानते थे। इनके द्वारा भी तमिल लिटरेचर का कंपोजिशन किया है, क्योंकि ये लोग वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ही भगवान के साथ भक्ति करने की शुरुआत करते हैं। तो अलवरों का एक बहुत ही फेमस बेसिकली ग्रंथ है जिसका नाम है नलाइयर नलाइयरा दिव्य प्रबंधनम, है ना। तो नाल दिव्य प्रबंधनम या नलाइयरा दिव्य प्रबंधनम कहते हैं। इंटरेस्टिंगली ये लिखा गया था नाथ मुनि के द्वारा। नाथ मुनि के ऊपर विल सी कि ऑलरेडी सवाल आ चुका है कि हु वाज नाथ मुनि। ही वाज अ वैष्णवाइट स्कॉलर। कौन थे? वैष्णवाइट स्कॉलर थे। जैसे अंडाल की कहानी आपको पता होगी, पेरिया अलवर की कहानी, नम्मा अलवर की कहानी, वैसे ही आपको नाथ मुनि की कहानी भी पता होनी चाहिए सर, ओके। तो ये नाल दिव्य प्रबंधनम, इसको तमिल वेदा भी कहते हैं काफ़ी लोगों के द्वारा। इट इज़ कॉल्ड एज तमिल वेदा, क्योंकि भक्ति ट्रेडिशंस में वी विल फाइंड कि विष्णु को मानने वाले ये तमिल वेद के रूप में भी इनको कंसीडर करेंगे। वैसे ही आपको नयनार्स भी देखने को मिलेंगे, इनके द्वारा थेवरम लिखा गया था। और लेटर पीरियड में 12वीं शताब्दी में एक और किताब लिखी गई जिसका नाम है पेरिया पुराणम। प्लीज रिमेंबर सर, ठीक है। एक लिखा गया था थेवरम, ये भी भक्ति कंपोजिशन है तमिल लिटरेचर के अंदर। इट इज ऑल्सो रिटन बाय मल्टीपल सेंट्स। और एक आपको देखने को मिलता है पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम किसने लिखा था? तो शेकीजार के द्वारा लिखा गया था। शेकीजार कौन हुआ करते थे? तो ही वॉज एक्चुअली अ तमिल भक्ति पोएट एंड अ भक्ति सेंट, जिन्होंने भक्ति संतों के बारे में लिखा है, जैसे अप्पार, सबंदर, सुंदरार। आपको पता होगा कि नैनारों में टोटल 63 भक्ति संत हो चुके हैं। इन द नैनार ट्रेडिशन देयर आर 63 भक्ति सेंट्स। ये 63 के 63 भक्ति संतों के बारे में वी विल कम टू नो कि सेकीजार बताने की कोशिश करेंगे। तो नैनारों का साहित्य है, एक है थेवरम। थेवरम के ऊपर म्यूजिकल कंपोजिशन, म्यूजिकल सॉन्ग्स लिखे गए, याद रखेगा। दूसरा है पेरिया पुराणम, किसके द्वारा लिखा गया है? शेकीजार के द्वारा लिखा गया है सर, ठीक है। जिन्होंने पोएटिक कंपोजिशन ऑफ नाइनार सेंट्स के बारे में बताया है सर, ओके। इसके सिवाय आपको तमिल भाषा में एक रामायण देखने को मिलती है जिसका नाम है कंबन्स रामायण सर, ठीक है। कंबन करके एक स्कॉलर हुआ करते थे चोला पीरियड के अंदर से, जो 10th सेंचुरी के बाद वाला जो पीरियड है। और उनके द्वारा रामायण या रामायणन या रामातरन के रूप में उसको पहचानते हैं सर, ठीक है। इसके सिवाय वी विल सी कि एक और स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था थयू मनवर सर, ओके ना। प्लीज रिमेंबर दिस नेम। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ये शिव सिद्धांत के स्कॉलर थे। शिव सिद्धांत क्या था? तो एक संप्रदाय था। अगर आपको भारत के जितने भी दर्शन पता है, द फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, उसमें एक शिव सिद्धांत करके भी संप्रदाय हुआ करता था। और ये जो शिव सिद्धांत का संप्रदाय था उसके साथ ये जुड़े हुआ करते थे थयू मनावर सर, ओके। तो इन्होंने सितारों के दर्शन लिखे गए हैं शिव सिद्धांत के रूप में, और इन्होंने भी तमिल लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन किया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, हु वाज दिस पर्सन?
ये कहाँ से आए थे, इनकी कहानी किस तरह से निकल के आती है सर, ठीक है। इसके सिवाय हम लोग को पता होना चाहिए कि राजा लोग भी थे जिन्होंने तमिल लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया। जैसे अभी 5 मिनट के बाद तेलुगु लिटरेचर में आएँगे तो कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं राजा-राजा सर, ठीक है ना, समझे। राजा-राजा के बारे में तमिल लिटरेचर के अंदर लिखा गया है एंड वी विल कम टू नो कि उनको हाइलाइट भी किया गया है। तो राजा-राजा वाज़ अ सब्जेक्ट ऑफ 2 वर्क्स है ना, वन वाज़ अ ड्रामा एंड सेकंड वन वाज़ काव्य सर, ओके। तो राजा राजेश्वर नाटकम और एक है राजा राजा विजयम सर, है ना। तो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन-सी बुक जो है वो राजा-राजा के बारे में बताती है, तो ऐसे तो नाम में ही समझ में आ रहा है राजा-राजा विजयम, राजा-राजा का विजय हुआ था। किसके ऊपर विजय हुआ था? नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर और उनकी जो संघर्ष चल रही थी इसके ऊपर सर, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो आपको एक और ऑथर देखने को मिलेंगे जो कोर्ट पोएट के रूप में तमिल लिटरेचर कंट्रीब्यूट करते हैं 10th सेंचुरी में, जो इंपीरियल चोलास थे उनके कोर्ट में। इनका नाम था जय गोंडार, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम सर, ठीक है। इनकी कहानी क्या है कि ही स्टेड इन द कोर्ट ऑफ कोलुटुंग। कोलुटुंग यूज्ड टू बी द इंपीरियल चोला किंग इन द 10th एंड 11th सेंचुरीज़ एंड वी विल फाइंड कि इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कलिंगतुप्परानी सर, ठीक है। तो दिस आर द नेम्स ऑफ द बुक। आई डोंट सी आपको मतलब रट्टा मारने की आवश्यकता थोड़ी बहुत होगी, पर एटलीस्ट मैं आपको हाइलाइट करवा के बता दे रहा हूँ कि तमिल लिटरेचर में क्या याद रखना है, समझे आप लोग? ओके। तो पहली कहानी आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि तमिल लिटरेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। मेन वर्क्स विथ रिस्पेक्ट टू तमिल लिटरेचर, एक है अर्ली पीरियड यानी कि संगम लिटरेचर। दूसरा अगर आप देखोगे तो लेटर पीरियड है। लेटर पीरियड का मतलब है इंपीरियल चोलास और पल्लवों के पीरियड में। अलवरों का और नयनारों का जो वी विल सी की जो लिटरेचर है, वो पल्लव और इंपीरियल चोलास के पीरियड में सबसे ज़्यादा कंपोज़ किया गया। इंपीरियल चोलास क्यों? क्योंकि वो राजा-राजा, राजा-राजेश्वर आदि इत्यादि जो राजा थे, उनके दौर में आपको ये मिल जाएगा सर, ठीक है। वैसी ही कहानी आपको कन्नड़ की देखने को मिलती है। अब कन्नड़ की स्टोरी क्या है और कन्नड़ा कैसे निकल के आई? तो कन्नड़ा इज़ एन आउटकम ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेज़। अब रीजनल लैंग्वेज की फॉर्मेशन के ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे, पर याद रखना कि भारत में करीबन 7वीं शताब्दी के आसपास राष्ट्रकूट पीरियड के ट्रांजिशन में कन्नड़ लैंग्वेज की इमेजेंस आपको होने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। अब इनमें किन-किन लोगों को याद रखना है कन्नड़ लिटरेचर में? तो राष्ट्रकूट के एक राजा हुआ करते थे अमोघ वर्ष। अमुक वर्ष को कहा जाता है अशोका ऑफ द साउथ, कि वो बड़े पीस लविंग थे, वो शांति प्रिय रूप में, वो लड़ाई-वड़ाई नहीं करवाना चाहते थे सर, ओके। और इनके कोर्ट के अंदर सैकड़ों कन्नड़ लिटरेचर के स्कॉलर्स भी मिलेंगे और इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था कवि राजमार्ग, है ना? प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, ओके ना? ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन थे? अमोघ वर्ष कब बिलॉन्ग करते थे? तो मोस्ट प्रोबब्ली वो 800s के बाद मतलब 9th सेंचुरी से बिलॉन्ग कर रहे थे। 830 850 के ट्रांजिशंस के अंदर हमको इनका नाम मिलेगा। तो वी शुड रिमेंबर द नेम एज़ वेल, कि कहाँ से बिलॉन्ग करते थे, किस पीरियड के अंदर से बिलॉन्ग कर रहे थे और इनकी हिस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक मिलती है सर, ठीक है? तो इनके द्वारा कवि राजमार्ग, इनफैक्ट अमोघ वर्ष ने संस्कृत के अंदर भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रश्नोत्तर रत्नमलिका सर, ठीक है ना? प्रश्नोत्तर रत्नमलिका, ये शायद मैंने संस्कृत लिटरेचर के क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इन्हीं के पीरियड में, यही दौर के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स आपको मिलेंगे जिनको थ्री जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर कहते हैं। थ्री जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर का मतलब क्या है कि ये वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कन्नड़ साहित्य में 3 किताबें लिखी थी। एक थे पंपा, दूसरे थे पोन्ना और तीसरे थे रन्ना। अब याद रखना कि दे डू नॉट बिलॉन्ग टू सेम पीरियड सर, ओके। ये सब के सब सेम पीरियड से नहीं बिलॉन्ग करते हैं। ये अलग-अलग पीरियड से बिलॉन्ग करेंगे। खास करके पंपा देखोगे तो ही इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ द कन्नड़ा लैंग्वेज और ये मूल राष्ट्रकूट भी नहीं, पर राष्ट्रकूटों के साथ जुड़े हुए चालुक्यन किंगडम से बिलॉन्ग करते थे। आपको पता होगा कि राष्ट्रकूट वर इनिशियली द फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्य। फिर दांतीदूर करके एक राजा आया जिसने राष्ट्रकूटों को सत्ता के ऊपर लाया और चालुक्य डायनेस्टी को, जो पुलकेशिन की डायनेस्टी थी, उनको उनका अपना सामंत बना दिया। तो इस दौर में ये पंपा करके स्कॉलर आपको देखने को मिलते हैं जो मूल चालुक्य से थे, पर उनको राष्ट्रकूट के कोर्ट में बुलाया जाता है। पंपा की कहानी ये है कि इन्होंने आदिनाथ पुराण या आदि पुराण नाम की एक बुक लिखी थी। आदिनाथ पुराण बेसिकली चंपू लिटरेचर में लिखी गई। अब चंपू स्टाइल क्या है कि जिसमें पोएट्री भी आती है और इसमें प्रोज भी आता है, जिसमें कविताएं भी आती है और इसमें पैराग्राफ बेस्ड जो स्टोरी लाइन है, जो एक्सप्लेनेशन है डिटेल्ड, वो भी आती है। इसके लिए उसको चंपू स्टाइल ऑफ लिटरेचर कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कब डेवलप हुआ। तो चंपू स्टाइल ऑफ लिटरेचर फिर उड़िया, कन्नड़ा, संस्कृत और भी भाषाओं के अंदर निकल के आएगा। सबसे पहले यहाँ बहुत पॉपुलर होता है। पंपा के द्वारा एक और किताब लिखी गई जिसका नाम है विक्रमार्जुन विजया, है ना? तो उन्होंने वी विल सी कि विक्रमादित्य की कहानी लिखी गई है।
पोन्ना ने शांतिनाथ पुराण लिखी है। बाय द वे ये आदिनाथ, शांतिनाथ, अजितनाथ पुराण ये सब के सब जैन तीर्थंकरों की किताबें हैं, क्योंकि दे वर ऑल जैन स्कॉलर्स, ओके ना, समझे? ये जैनिज़्म को पैट्रोनेज देने के साथ-साथ जैनिज़्म की लिटरेचर की पॉपुलैरिटी बढ़ाने का काम कर रहे थे सर, ओके। तो पन्ना की कहानी जो है, इन्होंने शांतिनाथ पुराण लिखी, रन्ना ने अजितनाथ पुराण लिखी। ये दोनों के दोनों कृष्णा 3 के कोर्ट से बिलॉन्ग करते थे। कृष्णा 3 राष्ट्रकूट के आखिर के राजाओं में से एक थे। उसके बाद तो वी विल फाइंड कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। बट इस दौर में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कोर्ट के अंदर कन्नड़ लिटरेचर का काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलता रहता है। इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि हमें ये भी पता चलता है कि इस पीरियड में कन्नड़ में भी रामायण लिखी जाती है। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो आपको एक किताब देखने को मिलती है जिसका नाम है तोरावे रामायण। अभी जैसे मैंने कंबन की रामायण या रामायतरम के बारे में बताया सर, ठीक है? वैसे एक नरहरि करके ऑथर हुआ करते थे। कौन थे? नरहरि सर, ओके। इन्होंने वी विल सी कि कन्नड़ा वर्ज़न ऑफ रामायण लिखी। क्या लिखी? कन्नड़ वर्जन ऑफ रामायण सर, ठीक है? कन्नड़ वर्जन ऑफ रामायण यानी रामायण का कन्नड़ लिटरेचर, जैसे जैनिज़्म में थी ना पौमचर्यु, वैसी कहानी आपको देखने को मिलती है। वैसे एक और स्कॉलर आपको लक्ष्मी शाह देखने को मिलेंगे, इन्होंने जैमिनी भारत नाम की एक बुक लिखी है सर, ठीक है? तो ये पूछने की शक्यता ज़्यादा है, आई फील दैट कि दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि हू वाज़ नरहरि, इनका कंट्रीब्यूशन कन्नड़ के अंदर क्या था सर, ओके? अब देखिए कन्नड़ लैंग्वेज का तो इमर्जेंस हो गया कन्नड़ राष्ट्रकूट पीरियड में, उसके बाद कन्नड़ा चलती रही धीरे-धीरे और भी प्लेसेस के अंदर पॉपुलर होती है। और इसका जो आगे का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, वो विजयनगर के अंदर मिलेगा। अब देखिए विजयनगर में तो क्या कन्नड़ लैंग्वेज भी बोली जाती थी, तेलुगु लैंग्वेज में बोली जाती थी, संस्कृत के ऊपर भी लिटरेचर बना और कुछ-कुछ जगह के ऊपर मलयालम लिटरेचर का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि विजयनगर यूज्ड टू बी अ वेरी ह्यूज एम्पायर, राइट? तो इसमें हमको किन-किन लोगों का नाम याद रखना है सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि एक पोएट थे जिसका नाम था सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ने त्रिपदी लिखी थी। 3-3 लाइन के ऊपर 3 पद समझ में आता है? 3 डिफरेंट लाइन्स के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। इसमें एक वुमेन पोएट के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है जो कन्नड़ लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करेगी। कन्नड़ लिटरेचर का नाम बता रहा हूँ। इनका नाम था होनम्मा सर, ठीक है ना? प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि आपको कन्नड़ लिटरेचर में एक माधुरा करके जैन पोएट मिलेगी। अब देखिए हमको बड़े इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है। पंपा, पोन्ना और रन्ना कब थे? 9th-10th सेंचुरी में हुआ करते थे राष्ट्रकूट पीरियड में। ये मधुरा है जिनके द्वारा धर्मनाथ पुराण लिखी गई, ये भी जैनिज़्म की किताब है सर, ठीक है? इसके सिवाय वी विल सी कि कन्नड़ लिटरेचर में किसी और लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो इसमें आपको कुमार व्यास और चमर रास करके भी ऑथर देखने को मिल जाएँगे जो कंट्रीब्यूट करते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो हमें इन सब का नाम पता होना चाहिए कि जो लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे सर, ओके? इसके सिवाय मलयालम लिटरेचर है, मलयालम लिटरेचर है। मलयालम लिटरेचर में हम लोग क्या-क्या चीज़ें याद रखेंगे और कहाँ से निकल के आई मलयालम भाषा? तो मलयालम भाषा भी 9th सेंचुरी के बाद निकल के आई। इनिशियली उसको कहते थे मणिप्रवलम, मणिप्रवलम। इट वाज़ अ मिक्सचर ऑफ लोकल डायलेक्ट विद संस्कृत। पहली कहानी ये समझ में याद रखिएगा। इसमें भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे एक बहुत बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है भाषा कौटिल्य, भाषा कौटिल्य। इट वाज़ अ बुक दैट वाज़ कॉमेंट्री ऑन कौटिल्यस अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा कॉमेंट्री लिखी गई थी। वैसे ही आपको एक किताब देखने को मिलती है रामचरितम सर, ओके ना? अब देखिए रामचरितम आपको बंगाल के अंदर भी देखने को मिलती है, पाल पीरियड के अंदर जो एक बायोग्राफी थी रामपाल के बारे में, ये दूसरी है, ये चेरामन के द्वारा लिखी गई थी। इट इज़ काइंड ऑफ रामायण वर्जन ऑफ द मलयालम लैंग्वेज एज़ वेल सर, ठीक है? जैसे वहाँ पे आपको मैंने पोन्ना के बारे में या पंपा के बारे में बताया कि ही वाज़ द लीडर ऑफ द कन्नड़ लैंग्वेज, वैसे ही आपको इनका भी नाम पता होना चाहिए। इनका नाम था एज़ुथचन सर, है ना समझे? एज़ुथचन, ही इज़ कॉल्ड एज़ द फादर ऑफ द मलयालम लैंग्वेज, ओके? तो यूपीएससी क्या है कि आजकल बहुत सारे सवाल यहाँ से निकाल रही है, तो हम लोग एटलीस्ट थोड़ी तैयारी करके जाते हैं कि अगर यहाँ से सवाल आएँगे, तो आंसर ठीक-ठाक कर पाएँ सर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके? यही कहानी आपकी तीसरी वर्नाक्युलर लैंग्वेज के अंदर है जिसका नाम है तेलुगु लैंग्वेज, है ना? तेलुगु लैंग्वेज। अब तेलुगु लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई? तो 11th सेंचुरी से शुरू होगी, काकटियाज़ के अंदर बहुत पॉपुलर होगी और विजयनगर में अपने क्लाइमैक्स में जाएँगी। तेलुगु लैंग्वेज में किसका नाम याद रखेंगे? एक तो पोएट है जिनका नाम है नन्नय्या, नन्नय्या, नन्नय्या सर, ठीक है ना? इन्होंने तेलुगु वर्ज़न ऑफ महाभारत लिखना शुरू किया था। अब देखिए रामायण और महाभारत की कितनी वेरिएशंस भारत में है सर, ओके? इंटरेस्टिंगली उसको कंपोज़ उनके द्वारा शुरू किया गया था पर कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट किया था टिकन्ना के द्वारा, प्लीज़ रिमेंबर सर, ठीक है ना? ये राष्ट्रकूट पीरियड से बिलॉन्ग कर रहे थे टिकन्ना, सॉरी काकटिया पीरियड से बिलॉन्ग करने वाले ऑथर थे 13th सेंचुरी में। तो आपको नन्नय्या से टिकन्ना तक की जर्नी पता होनी चाहिए कि एक ही किताब है
जो लिखी गई थी आपकी तेलुगु भाषा के अंदर, बट देन वी विल कम टू नो कि उसको कंपोज़ किया जाता है, फाइनल जो कंपाइलेशन है वो टिकन्ना करता है सर, ठीक है। तेलुगु भाषा का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो विजयनगर के अंदर आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। जैसे कि वी विल सी कि एक सोमनाथ करके स्कॉलर हुआ करते थे, बुक्का हरिहर और बुक्का जो फाउंडर थे विजयनगर के, उनके कोर्ट में इनके द्वारा किताबें लिखी गई थी। कृष्णदेव राय खुद अगर आपको याद होगा तो संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा बहुत सारी भाषा जानते थे। उसमें इन्होंने वी विल सी कि अमुक्तमाल्यदा लिखी। अमुक्तमाल्यदा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय कृष्णदेव राय। और भी किताब लिखते हैं वो संस्कृत में लिखते हैं, ये किताब तेलुगु में लिखी गई थी, इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने भक्ति ट्रेडिशन के बारे में भी बताया है और साथों-साथ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को कैसे चलाना है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं सर, ओके। तीसरी कहानी कृष्णदेव राय के कोर्ट में 8 दिग्गज बैठते थे, अष्टदिग्गज। 8 दिग्गज का मतलब है द 8 स्कॉलर्स ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, ओके। इसमें कौन-कौन थे? तो एक थे आलसनी पेदन्ना, इनके द्वारा मनुचरितम नाम की एक बुक लिखी गई थी सर, ओके। एक है तेनाली रामा का नाम अगर आपको पता होगा सर, ठीक है। तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी पांडुरंग महामात्यम, है ना? महाअमत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। वैसे ही यहाँ देखोगे तो रामभद्रड़ू करके एक स्कॉलर थे जिन्होंने बुद्धयामू करके एक बुक लिखी थी। तो ऐसे बहुत सारे वी विल सी की कहानी आपको मिलती है। जैसे एक मल्लाना करके स्कॉलर हुआ करते थे तेलुगु के अंदर ही, इन्होंने एक किताब लिखी थी राजशेखर चरिता। राजशेखर वी विल सी कि अवंती के राजा हुआ करते थे, उनके बारे में वो बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, हम लोग को पता होनी चाहिए, ऑथर के नाम पता होने चाहिए, रामराजू, यहाँ मडयगिरी मल्लन्ना, ये अल्लैया राजू, रामभद्रडू सर, है ना समझे? तो दे कैन आस्क यू द नेम कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, श्रीनाथ कौन हुआ करते थे। श्रीनाथ वाज़ आल्सो वन ऑफ द ऑथर्स बिलॉन्गिंग टू द विजयनगर, और इनके द्वारा हरिविलासम करके तेलुगु भाषा में बुक लिखी गई थी सर, ठीक है। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि जो तेलुगु कन्नड़ कंपोज़िशन है, उसमें इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए ख़ास करके। एक है पुरंदर दास अगर आपको पता होगा, तो इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि ही इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ द कार्नाटिक म्यूज़िक, बट ही आल्सो कंपोज्ड वी कैन से लिंग्विस्टिक बेस्ड कंपोजिशन का मतलब ये है कि इनके द्वारा भी वी विल कम टू नो कि जो संगीत है उसके साथ-साथ इन्होंने जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी कंट्रीब्यूट किया, ख़ास करके कन्नड़ा एंड तेलुगु भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी विल फाइंड कि ये 3 भाषा ऐसी है जो एंशिएंट पीरियड से शुरू हुई और आज के पीरियड तक चल रही है, और तीनों के तीनों क्लासिकल लैंग्वेज का एक प्रकार है सर, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करिए, या चारों की चारों देख लीजिए सर, ठीक है ना। तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ऑल द 4 लैंग्वेजेस, ओके, दे आर ऑल पार्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्लासिकल लैंग्वेज का हिस्ट्री किस तरह से निकल के आया। अब इसके सिवा और भी भाषा है, जैसे बंगाली भाषा का उद्भव, उड़िया भाषा का उद्भव, असमीज़ भाषा का उद्भव, वो कैसे हुआ? तो ज़्यादातर मिडीवल पीरियड में होता है। मिडीवल पीरियड मतलब 11th-12th सेंचुरी के बाद। असमीज़ आप देखोगे तो मिडीवल इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ और भक्ति मूवमेंट के कारण। उड़िया भाषा हमको देखने को मिलता है कि करीबन 14th सेंचुरी के बाद बहुत पॉपुलर हुआ। बंगाली भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से पाल पीरियड से उसका फाउंडेशन हुआ, पर पोस्ट पाल पीरियड बंगाली भाषा का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो न्यू लैंग्वेजेस है, बंगाली, उड़िया, असमीज़, हिंदी, और भी भक्ति साहित्य में आप देखोगे रामचरितमानस जब लिखी जाती है अवधि के, या वी विल सी कि हिंदुस्तानी या हिंदी वर्जन्स में, तो उसके ऊपर भी एक सेशन ले सकते हैं। आज हमने खाली और खाली तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम लिटरेचर को देखा है। कहने की बात ये है कि ये वर्नाक्युलर लिटरेचर जो एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ, उनमें मैच द फॉलोइंग बुक्स के नाम, ऑथर के नाम आपको पूछे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फाइल की लिंक मैं दे दूँगा, ज़रूर से आप डाउनलोड करके पढ़िएगा। एक और सेशन लेंगे जहाँ हम लोग लोकल लैंग्वेजेस में बंगाली, असमीज़, उड़िया, इनके लिटरेचर और इनके ट्रेडिशंस के ऊपर फैक्ट देख लेंगे, एंड विल ट्राई टू रिवाइज इट आउट, क्योंकि प्रीलिम्स है, एकदम टारगेटेड रहेंगे, इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे सर, ओके। तो इसकी लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। होली के चलते अनअकैडमी आपको 50% ऑफ दे रहा है। साथों के साथों आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। नई बैचेज़ हमारी शुरू हो रही है, हिंदी, इंग्लिश दोनों के अंदर। तो ये कोड ज़रूर से यूज़ करना, पीएन लाइव। आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।